दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 1, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब एवं मैसूर तथा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग। सबसे पहले इसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों यूरोपीय कंपनियों में देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसमें वास्को डी गामा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पुर्तगालियों में। दोस्तों वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था और इसने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और दोस्तों वास्को डी गामा अहमद इब्न मजूद नामक सहायक की सहायता से जो है भारत पहुंचा था और ये कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है दोस्तों, वास्को डी गामा को काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा के बाद अगला है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मीडा को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादक माना जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी ये हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापना के लिए चलाई गई थी। अगला है अल्फांसो द अल्बुकर्क। दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। मलक्का और हरमुज जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह हैं, इस पर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया। और कोचीन जो कि भारत में है, ये प्रथम यूरोपीय और पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता, जिसमें 1503 में दोस्तों पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों 1599 इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया। तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा स्थापित की गई और दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्ष के लिए कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तत्कालीन मुगल बादशाह भारत के कौन थे? तो ये अकबर थे। दोस्तों 1611 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया और उस समय भारत का शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका मूल नाम कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस था और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक काल्वर्ट था जो कि लुई 14वां के मंत्री थे और इसका निर्माण राज्य के द्वारा किया गया था। खर्च के लिए जो धन था वो राज्य यानी सरकारी कोष से दिया जाता था। 1667 ईस्वी में दोस्तों फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की गई और 1669 का वर्ष ये मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। तो दोस्तों देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को की गई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती, जिसका नाम सुतनौती है, इसका चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो ये जाब चारनाक था। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ था कब? तो 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? तो ये बिहार था। और पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो ये थे थॉमस बेस्ट। इसके अलावा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति दोस्तों ये हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयुक्त करती थी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। तो पुडअंडेफा, देखिए पुडअंडेफा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये व्यापारिक कंपनियां जो हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, इनके भारत आने का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और फिर बाद में फ्रांसीसी आए थे। परीक्षोपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत में आने वाले यानी 1498 ईस्वी में और सबसे अंत में आने वाले 1961 में यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो दोस्तों भारत में आने वाले जो 1498 में भारत आए और सबसे अंत में 1961 में जाने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। अगला प्रश्न है, देखिए यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया? पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कन्नूर में। इसके अलावा दोस्तों हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट किया गया मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा। और मसूलीपट्टनम, ये प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की गई थी। पीपली, तो पीपली जगह ये डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी या फैक्ट्री का स्थापना स्थल था, जहां पर 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्षों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर 1498 ईस्वी में आप ये समझ पाएंगे यहाँ से, इस जो है ग्राफ के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, कि 1498 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया जो कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। 1599 ईस्वी में दोस्तों द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में वेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 में कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटेस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1664 में हुई थी। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण संधियों के बारे में। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद की दो संधियां हैं दोस्तों, एक तो प्रथम संधि, एक द्वितीय संधि। प्रथम संधि इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी। इसके बाद अगला है दोस्तों मंगलौर की संधि, ये 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। सालबाई की संधि तो ये 1782 में अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। और देखिए मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो 1769 की दोस्तों मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अब आइए देखते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्रों के बारे में। दोस्तों प्रमुख डच व्यापारिक केंद्रों में नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद थे। तो याद रखिए प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पीपली, भरूच, आगरा, कोचीन और अहमदाबाद थे।
अब आइए देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था, जिसका तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया गया था। और दोस्तों ये युद्ध एक तरह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था और इसके द्वारा दोस्तों एक्स ला चापेल या एक्स ले चैपल की संधि 1748 के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ था। और एक महत्वपूर्ण युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में है वांडी वाश का युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रेंच सेना के बीच हुआ था जनवरी 1760 में। इसका नेतृत्व दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज विजेता और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ष जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी और संभावित हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। यहाँ पर 1505 ईस्वी दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा दोस्तों ये अंजी द्वीप और कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता रहा था। 1534 ईस्वी में गियासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था और इसके समय में सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इसके अलावा दोस्तों 1529 से 1538 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर रहा। और सबसे लास्ट में देखिए 1961 का वर्ष ये मैनुअल एंटेनियो और वसालो ए सिल्वा ये गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। और 1961 सबसे लास्ट में पुर्तगाली शक्ति का भारत से पलायन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सन 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे, इनका विवाह कैथरीन जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी, इनसे विवाह हुआ। और दहेज में जो है दोस्तों पुर्तगालियों ने बम्बई प्रांत चार्ल्स द्वितीय को दिया था। इसके अलावा सन 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बारे में अगर जो आप सोचें तो भारत का ये द्वीप था बम्बई और इसको इंग्लैंड के सम्राट के विवाह में पुर्तगालियों ने जो है इनको दहेज में दिया था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम क्या था? टीपू सुल्तान थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को कब समाप्त किया था? 1818 ईस्वी में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से किया था। किसने? जॉर्ज एलन ने। और अगला प्रश्न है 1878 में देसी भाषा यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में कौन सी पत्रिका रूपांतरित हो गई थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका। अब आइए देखते हैं दोस्तों राजसी अधिनियम के बारे में। राजसी उपाधि अधिनियम ये 1876 ईस्वी में पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। और दोस्तों इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रस्तुत किया गया था और 26 जुलाई 1856 को इसको अधिनियमित किया गया था। जब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध और इससे उत्पन्न संतान को वैध माना गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए मुर्शीद कुली खां। दोस्तों मुर्शीद कुली खां ये अंतिम गवर्नर मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर था।
और इजारा व्यवस्था ये भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ किया गया। और राजधानी दोस्तों मुर्शीद कुली खां ने ढाका से मकसूदाबाद या मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अलीवर्दी खां, इसका समयकाल दोस्तों 1740 से 1756 ईस्वी माना जाता है। और यूरोपीय शक्तियों की तुलना अलीवर्दी खां ने मधुमक्खी से किया था। और अलीवर्दी खां का प्रसिद्ध कथन है कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अगला जो दोस्तों नवाब रहा वो था सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी। अलीवर्दी खां का जो है ये दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 को हुई थी और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर कासिम, दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। 1760 से 1763 इसका शासनकाल रहा। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में सबसे योग्य था और ये पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार था पहले। इसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। सेना का गठन इसने यूरोपीय पद्धति पर निश्चय किया। मुंगेर तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त हुआ था। आइए देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव की उपलब्धियों और विजयों के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये दोस्तों भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला को हराया गया था। भारत में दोस्तों ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला ये गवर्नर था और 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। दोस्तों इसी के समय में यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था अंग्रेज सैनिकों का। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में लुटेरा राज्य का संस्थापक माना जाता है और सैनिक के रूप में इसे जननेता माना जाता है। अब आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ प्रश्नों को। देखिए प्लासी, दोस्तों प्लासी जो है वर्तमान नाम इसका पलाशी है और प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे पर। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान जो दीवानी कार्य करते थे उसमें कौन कौन थे? मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। ये कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान थे। दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन सभी लोगों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना की कमान बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी और बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर था। शाह आलम द्वितीय के बारे में जानते हैं दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल रहा 1759 से 1806 ईस्वी था और इलाहाबाद की दूसरी संधि के समय जो घटनाक्रम हुए थे उसमें आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के समय शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया और अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को दिए गए। दोस्तों 12 अगस्त 1765 का फरमान ये हुआ कि इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी गई और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा की गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों डुप्ले के बारे में। तो डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय व्यय पर भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाने वाला डुप्ले था और सूरत, फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना सूरत में खोला गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के संबंध में। पंजाब में दोस्तों रणजीत सिंह का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिशल के मुखिया महासिंह सुकरचकिया के यहाँ हुआ था। अमृतसर की संधि दोस्तों ये महाराजा रणजीत और अंग्रेजों के बीच हुई थी।
25 अप्रैल 1809 में। दोस्तों चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवा कर वापस जमान शाह के पास जो है महाराजा रणजीत सिंह ने भेजा था और जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। 1799 में लाहौर पर इन्होंने अधिकार किया और लाहौर को अपनी राजधानी घोषित किया था। दोस्तों जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना था रणजीत सिंह को। 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर इन्होंने छीना और शाह शुजा दोस्तों रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार इसके समय में मिला था। देखिए विक्टर जाकमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी पर्यटक था और रणजीत सिंह की तुलना इसने नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। फकीर अजीजुद्दीन कौन था? तो ये रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। और दोस्तों रणजीत सिंह का एक कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उनका कहना था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। तो ये कथन पंजाब के महत्वपूर्ण शासक रणजीत सिंह का है। दोस्तों पंजाब जो है, देखिए पंजाब में लाहौर को राजनीतिक राजधानी रणजीत सिंह ने बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी, और इन्होंने दोनों पर अधिकार किया था। एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है इतिहास में, चिलियावाला युद्ध। दोस्तों चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को आरंभ हुआ था और ये अंग्रेजी सेना और सिख सेना के बीच हुआ था। दोस्तों लॉर्ड गफ इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व और शेर सिंह ने सिख सेना का नेतृत्व किया था। इसका परिणाम अनिर्णित रहा था, यानी इसमें किसी की हार जीत नहीं हुई थी। और तत्कालीन गवर्नर जनरल चिलियावाला युद्ध 1849 के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। अब क्षेत्रीय राज्यों में आइए देखते हैं दोस्तों। पंजाब तो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी और पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। और यहाँ पर देखिए अध्यक्ष जो थे वो सर हेनरी लॉरेंस थे। इस समय 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था और ये पंजाब पर शासन के लिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले इसके सदस्यों में शामिल थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों महाराजा दलीप सिंह के बारे में। देखिए दलीप सिंह जो थे अंतिम सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इनका कार्यकाल 1843 से 1849 है और दोस्तों इन्होंने धर्म परिवर्तन करके सिख से ईसाई धर्म अपना लिया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और अंग्रेजों से पेंशन लेकर ये ब्रिटेन के लिए पलायन कर गए थे। दोस्तों इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ था और अंत्येष्टि इनकी इंग्लैंड में की गई थी। अब क्षेत्रीय राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है अपना मैसूर, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें हैदर अली विजेता रहा और इस युद्ध में यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में तत्कालीन अंग्रेजी गवर्नर ये वेरेलस्ट था। दोस्तों युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 के द्वारा हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1780 से 1784 में हुआ था। हैदर अली ने जुलाई 1780 पर कर्नाटक पर आक्रमण किया और कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया था। टीपू हैदर अली का बेटा था, टीपू सुल्तान, और पोल्लीपुर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना को इसने परास्त किया था। दोस्तों 1781 में हैदर अली बनाम आयरकूट के बीच पोर्टो नोवो, पोल्लीपुर और सोलिंगूर का युद्ध हुआ था और इसमें आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1784 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। मंगलौर की संधि हुई जिसमें टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि 1784 में हुई और इस संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1790 से 1792 में हुआ था।
कार्नवालिस, मराठा, निजाम और टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों, टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को प्राप्त हुआ और टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली किया गया था। आइए देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में। तो ये संधि मार्च 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का समापन हो गया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन इस संधि के द्वारा हुआ था। दोस्तों, अब आइए देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 1799 ईस्वी में हुआ था और इस समय टीपू की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेजली और स्टुअर्ट द्वारा किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को जो है अपनी राजधानी बनाया था और यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को जो है मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक वर्ष और स्थापना, बंगाल के जो नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और क्षेत्रीय राज्यों में पंजाब और मैसूर से संबंधित प्रश्नों तथा चारों आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, इनके संबंध में आपने महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को जो है पढ़ा। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इसकी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया है। इसके अलावा इसमें हमने जीएस दृष्टि नाम से ये श्रृंखला है, समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पुस्तक। इसमें हमने राज्य व्यवस्था और पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड को कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।